Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Hope you all will be very fine. लेक्चर का आगाज करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा. My dear students, I am Shahzad Waheed, your biology teacher. Today we want to discuss the last topic of this particular last chapter of biology second year, and the topic under discussion is यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम आज क्या अंडरस्टैंड करते हैं और उसके लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन मेक 5 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स: वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स. आउट ऑफ दीज 5 क्लासेस, 4, 1, 2, 3, 4, they are really microscopic and we have to use microscope to observe these organisms. लेकिन जहां तक बात होती है हमारी फंजाई की, तो फंगी में और फंजाई में दोनों वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं. फंगी भी बहुत लोग इसे बोलते हैं, बहुत लोग इसे फंजाई भी बोलते हैं. So if we want to observe these particular organisms, so they may be macroscopic or they may be microscopic. At this moment we are talking about microscopic organisms, right? अगर हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के ह्यूमन वेलफेयर के यूज की, तो जाहिर है हमें इसके 2 एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा. जाहिर है इसके यूजफुल एस्पेक्ट की और इसके हार्मफुल एस्पेक्ट की. व्हाट इज अ जॉब ऑफ आवर्स? हमारी क्या जॉब है कि हम उसके यूजफुल इफेक्ट को मैक्सिमाइज करें और हम उसके हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करें, यानी कि हम उससे हासिल होने वाले फवाइद को ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और उनसे हासिल होने वाले नुकसानात को मिनिमाइज कर दें. ये भी तो ह्यूमन वेलफेयर है, राइट? अगर हम इसके अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेसन में हम डिस्कस करेंगे इसके सिर्फ यूजफुल एस्पेक्ट्स. यूजफुल एस्पेक्ट्स मेरे पास क्या है? नंबर 1, फूड प्रोसेसिंग. हम इससे फूड बना सकते हैं, या फिर इसका एक और एस्पेक्ट ये हो सकता है कि we can also make what medicines from it. हम इससे medicines भी बना सकते हैं, right? तो ये तो हो गया इसका पहला एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट मेरे पास क्या है कि हम इसका यूज देखते हैं इन डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. फॉर एग्जाम्पल, इन साइकिल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. तो इनका अपना एक रूल है एंड दे आर गोइंग टू रीयूज दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स टाइम एंड अगेन, राइट? बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यही रहेगी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो हम देखते हैं कि अगर हम फूड बनाने की बात करें तो हम फूड के एस्पेक्ट में इसे क्या क्या बना सकते हैं. तो आंसर इज ब्रेड, चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, देन वैक्सीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स एंड मेनी मोर थिंग्स. हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस एस्पेक्ट को और इस एस्पेक्ट को देखने वाले. सबसे पहले हम बात करेंगे फूड प्रोसेसेस में यूज ऑफ माइक्रोब्स की. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं इन अ बेटर वे, वी कैन एंश्योर better quality, we can ensure better yield, means more quantity, and finally if we prevent its loss by means of these decomposers, we can ensure maximum availability to the humans. तो तीनों एस्पेक्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ताकि हम इस अवाम के मुंह तक खुराक को बेटर क्वांटिटी और क्वालिटी में अवेलेबल करवा सकें. बहुत से यूजेस हैं हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक क्या दूं, सब्सटेंस दूं, समथिंग लाइक मिल्क और समथिंग लाइक शुगर. इस पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं. क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको ज्यादा पैलेटेबल बनाया जाए, इसका जायका बेहतर किया जाए, इसमें जो अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो बढ़ाई जाए, और मुमकिन है कि इस प्रोसेस के थ्रू जो यूज है वो ज़्यादा बेटर हो जाए. फॉर एग्जांपल, मुमकिन है कि मिल्क में प्रोटीन का कंटेंट उतना ज़्यादा ना हो,
जितना कि इससे इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मिल्क में हो जाए। तो हम इस पर्टिकुलर चीज को जो कंपैरेटिवली लेस यूजफुल है या उसमें कंटेंट्स किसी एक चीज के कम हैं, हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से उस पर्टिकुलर चीज में किसी यूजफुल चीज की मिकदार को ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज मिल्क एज अ स्टार्टर and we can end up this particular process by means of yogurt and cheese. Similarly, we can use different types of sugars, that may be the polysaccharides or disaccharides, and we will convert them into the wine or the bread. How we do it? Let's move to the next part of the book. Yes, my dear students, आज हम एक स्टार्ट में बहुत ही रॉ प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो शायद आपकी नानियों, दादियों और उनके एंसेस्टर सबको आता था। और वो प्रोसेस क्या था? यस, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू योगर्ट और कर्ड, यानी कि हम दूध से दही बनाने की बात कर रहे हैं। वही वाला काम आज हम भी करते हैं, लेकिन हम दो चीजों को इंश्योर करते हैं। नंबर वन, क्वांटिटी। हम इतनी क्वांटिटी में वो चीज बनाते हैं जो सिर्फ एक घर के लिए काफी नहीं है, बल्कि शायद एक इलाके और फिर एक प्रोविंस और फिर शायद एक कंट्री के लिए भी सफिशिएंट हो सकती है। और मुमकिन है कि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो कि वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती हो। तो हम इंश्योर कर रहे हैं क्वांटिटी। नंबर टू इज क्वालिटी, यानी कि अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के योगर्ट की बात करते हैं या कर्ड की बात करते हैं, तो अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को 10 साल पहले टेस्ट किया था और आप उसे आज टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनके टेस्ट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं है कि दही कभी बहुत मीठा है, कभी बहुत खट्टा है, कभी कड़वा हो गया है, कभी उसका टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी बहुत मजेदार है, ऐसा नहीं। हम क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी को भी एश्योर करते हैं। यही बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी भी है कि वो काम जो हमारे प्रीडिसेसर्स, हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे, आज हम उसको ज़्यादा साइंटिफिक वे में कर सकते हैं और हम क्वांटिटी और क्वालिटी और अवेलेबिलिटी तीनों को इंश्योर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम भी अपने आबा अजदाद की तरह से क्या लेते हैं? मिल्क। फिर हम उसमें डालते हैं एक स्टार्टर, राइट? हम सबसे पहले लेते हैं मिल्क और फिर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं एक स्टार्टर। और वो जो स्टार्टर है वो परसों का या कल का या 12 घंटे पहले का पड़ा हुआ क्या होता है? दही होता है। वो बेसिकली मेरे पास सोर्स है इन 3 किस्म के बैक्टीरिया का, जिनको हम लोग कलेक्टिवली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम देते हैं। LAB स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, राइट? वो कौन कौन से हैं? Lactobacillus bulgaricus, then Streptococcus salivarius, and then Streptococcus thermophilus। ये तीनों किस्म के बैक्टीरिया हम ऐड करेंगे और इस पर्टिकुलर कल्चर को दूसरे बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम इसको एक स्टरलाइज एनवायरनमेंट में रख देंगे और ये वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे इस दूध में प्रेजेंट डाइसैकेराइड मीन्स लैक्टोज को एज देयर फूड। When these particular labs, they will use this lactose as a food, they will make a byproduct, and that very byproduct is lactic acid. You know very well, whenever acid will be injected into the system, definitely there will be a drop in pH. तो स्टार्ट में अगर मिल्क की pH 7+ थी, तो अब वो कम होके 5 रह जाएगी। मीन्स अब दूध में एसिड की मिकदार बढ़ गई है और वी कैन से कि दूध अब एसिडिक हो गया है। दूध में एसिड की मिकदार बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है? वेरी सिंपल, कि मेरे इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फूड में प्रेजेंट कैसीन जो पहले सोलुबल थी, अब वो एसिड की प्रेजेंस में सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है और उस सॉलिडिफाइड प्रोटीन का नाम ही मेरे पास बेसिकली क्या है? कर्ड। मोर लैक्टिक एसिड मीन्स मोर कैसीन एंड मोर कर्ड।
लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं इस चीज को कोई पैरामीटर सेलेक्ट किए बगैर प्रोसेस करता रहूंगा तो उसके नुकसानात भी होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा पीएच ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ज्यादा लैक्टोज कम हो जाता है, तो उसके रिजल्ट में फिर हमारा जो दही है वो खट्टा होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्वालिटी। फिर हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस लो पीएच का एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज ये है कि और डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस जो नॉर्मली हमारी पीएच पे मीन 7 पे ग्रो करते हैं वो इसमें आसानी से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ यही 3 किस्म के बैक्टीरिया मिल्क में डालेंगे तो फिर हमेशा एक ही क्वालिटी का दही प्रोड्यूस होगी या होगा, राइट। लेकिन जब इसमें डिफरेंट और किस्म के बैक्टीरिया कंटामिनेट कर जाएंगे तो उसके रिजल्ट में जाहिर है हमारा जो कर्ड है उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट भी अफेक्ट होता चला जाएगा। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ चीज। हम चीज की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वही लेंगे मिल्क, और मिल्क में हम ऐड कर देंगे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मींस लैब। वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे लैक्टिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट, और वो हमारे दूध को आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीएच को ड्रॉप करना शुरू कर देगा या उसे खट्टा करना शुरू कर देगा। जाहिर है सारे का सारा लैक्टोज कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिजल्ट में हमारे पास इस दूध के 2 फ्रैक्शंस या पार्ट्स बन जाते हैं, एक solidified product that is called as the curd and other one is a liquid fraction that is called as the whey, whey, right। हम इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं for further processing। पहले हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर मेरे पास वे प्रेजेंट होगा तो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा यीस्ट के, तो यीस्ट इस वे को एज अ फूड इस्तेमाल करेगी और उसके रिजल्ट में हमें खास किस्म की कैटल फीड बना के देगी that will be very rich in proteins and vitamins. On the contrary means on the other hand, अगर हम इस पर्टिकुलर कर्ड को लें और उसे प्रेस करूं मैं उससे, यानी कि उसको प्रेशराइज करूं, उसमें से सारे का सारा वे निकाल दूं, तो अब मेरे पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर्ड प्रेजेंट है। मैं इस पर्टिकुलर कर्ड को हैंड ओवर कर देता हूं सम टाइम एक फंजाई को, सम टाइम एक बैक्टीरिया को, या सम टाइम इन दोनों के मिक्सचर को। डिपेंड करता है कि मुझे किस क्वालिटी का चीज बनाना है। प्रेसिंग के बाद एंड आफ्टर ट्रीटिंग विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंजाई एंड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स वी कैन alter the texture, we can alter the taste, we can have the different flavors and colors of these particular cheese। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन सी कि किस तरीके से हम फंजाई के स्ट्रिंग्स को डिफरेंट पैटर्न्स में घुमा के इस पर्टिकुलर चीज के डिफरेंट कलर्स और पैटर्न्स भी बना सकते हैं। हाउएवर, ओनली थिंग दैट शुड बी प्रेजेंट इन योर माइंड इज कि हम इस पर्टिकुलर कर्ड को प्रेस करेंगे और उसमें अमेजिश करेंगे डिफरेंट किस्म की फंजाई की, जो इसको डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट एरोमा और डिफरेंट फ्लेवर्स असाइन कर देंगे। हेंस वी आर गोइंग टू मेक द चीज। नाउ वी वांट टू सी हाउ वी कैन मेक अल्कोहल और अल्कोहल यूजिंग दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस organism that is called as a microbe. So let's go to the next part of the board. Yes, my dear students, अल्कोहल जिसे हम आम जबान में शराब कहते हैं, शराब सारी की सारी अल्कोहल नहीं होती। शराब तो बेसिकली एक जूस है और उस पर्टिकुलर जूस में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप लोग ग्रेप्स का सिंपल जूस निकाल के उसे पी लें तो वो हलाल है, लेकिन अगर आप उसको एक फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार के उसमें इथाइल अल्कोहल की
अमेजिश शामिल कर दें तब वो सिडेशन कॉज कर सकता है, अब ये हमारे लिए हराम हो जाता है। There is a very hairline difference between the grape juice or between the starch or between the maltose and alcohol, right? तो try to understand this slight difference कि ये थोड़ी सी अल्कोहल की मिकदार इस पर्टिकुलर फ्रूट के जूस को मुसलमानों के लिए हराम कर सकती है। सो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है वो है concentration of alcohol in that particular beverage और मशरूब। हम उस पर्टिकुलर मशरूब में अल्कोहल की मिकदार को कैसे बढ़ाते हैं, या अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो हम शराब या वाइन और बियर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से वोडका समथिंग लाइक इट, हम उसे कैसे बनाते हैं, तो उसका मेथड इज हेयर। हम सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग शुगर्स लेंगे। यू नो वेरी वेल sugar may be a polysaccharide, sugar may be a disaccharide, or sugar may be a monosaccharide. We want to prefer to have a start with a comparatively cheaper source. और वो जो मेरे पास comparatively cheaper source है वो आमतौर पे क्या होता है, बार्ले। बार्ले को हम आम ज़बान में क्या बोलते हैं, जौ। हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जौ। और ये जो मेरे पास जौ है इसे हम बोटेनिकल नेम में अविना सैटिवा बोलते हैं, राइट। अविना सैटिवा को लेते हैं, उनके सीड्स को हम लोग क्रश करते हैं और क्रश करने के बाद हम उसमें हॉट वाटर ऐड करके उसको स्पिन करते हैं। तो स्पिन करने के बाद हमारे पास स्टार्चेस आ जाते हैं। नाउ इट इज अ स्टार्टर, वेरी चीप स्टार्टर। फिर हम क्या करेंगे कि हम इस स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे इनटू माल्टोज। You know very well कि starch is a polysaccharide and maltose is a disaccharide. So we have to convert this particular polysaccharide into a disaccharide. How we can do it? By use of some enzymes and hormones. For example, we can use plant hormones known as the gibberellins, and we can use an enzyme that is called as the amylase. जिब्रेलिन का अपना एक यूज है और एमाइलेज का अपना एक यूज है। इन दोनों का अल्टीमेटली गोल क्या है, चूंकि इट इज बियॉन्ड योर स्कोप तो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इनका गोल क्या है, मकसद क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ माल्टोज। हम जितना ज्यादा माल्टोज प्रोड्यूस कर सकेंगे उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में हम वाइन और बियर और वोडका प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात हो रही है आप लोगों के साथ कि हमने इस पर्टिकुलर स्टार्च को जब ट्रीट किया जिबरेलिन और एमाइलेज के साथ तो माल्टोज की क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ माल्टिंग, राइट। वंस वी हैव गॉट द माल्टोज तो हम यहां पे आ जाएंगे। तो हम इस पर्टिकुलर माल्टोज में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी दैट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, हम उसको कहेंगे कि कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस this particular maltose will be converted into the beer, right? Similarly, if we are starting with the grape sugar or red grape sugar, then we will again add the same substance, means fungi or fungi, Saccharomyces cerevisiae, and we will have the wine. तो इसमें और इसमें जो बुनियादी फर्क है वो दो चीजों का है। नंबर एक कि हमारा स्टार्टअप मटेरियल क्या है, एंड नंबर टू हमारे एंड प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितनी है। अगर हम चीप या प्रेशियस वाइन की बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ज़्यादा अल्कोहल मौजूद है। जितनी ज़्यादा अल्कोहल मौजूद होगी वो वाली वाइन या वो वाली बियर उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती चली जाएगी। नाउ वी वांट टू सी what is the use of these microbes in the pharma industry? Answer is very simple. पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि how we can use और how we can make humulin. Humulin क्या था, एक ह्यूमन इंसुलिन। आपको पता है कि इससे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, किसी पिग इंसुलिन को इस्तेमाल करते थे या किसी शीप इंसुलिन को इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम लोगों ने प्रोड्यूस की ह्यूमन इंसुलिन ड्यू टू सम साइड इफेक्ट्स जो कि हम पिग इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी में ट्रिगर होते थे। हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग
पैंक्रियास लेते हैं किसी इंसान का और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए और उस मैसेंजर आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करके ऑब्टेन कर लेते हैं ह्यूमन इंसुलिन का जीन। फिर उस पर्टिकुलर ह्यूमन इंसुलिन के जीन को हम इंसर्ट करते हैं into the plasmid of a bacterium, Escherichia coli. After, you can say, making a recombinant plasmid having two types of DNA, one of them is human insulin, other one is its own DNA, we carry out the process of electrophoresis, or we can use magnesium chloride, you know very well, and we can increase the size of the pores, and eventually these particular genetically modified plasmids or recombinant plasmids, they will join the party. They will join the cytoplasm of the bacteria, and then we will put these particular bacteria into the fermenter, and that particular fermenter is nothing other than the larger vats or bioreactors. और उसमें ये जो मेरे पास organisms हैं means genetically modified Escherichia coli, they will use the nutrients and they will make insulin as a byproduct. फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे यूजिंग सम डिफरेंट टेक्निक्स, हमने पहले बताई हुई आप लोगों को, और उसके रिजल्ट में हम इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे, उसे प्योरीफाई करेंगे, उसे डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस में पैक करेंगे एंड वी विल एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो ये थी इसकी हमारे पास पहली एप्लीकेशन। उसी तरीके से हमने और बहुत चीजें प्रोड्यूस की हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग पेनिसिलिन विद अस, और अगर हमने पेनिसिलिन की बात करनी है तो इसको बताना भी बहुत आसान होता है। अगेन वी हैव टू हैव व्हाट द वैट्स, द फर्मेंटर्स। हम फर्मेंटर्स में फूड डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, विटामिन्स डालते हैं। एसेंशियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलियम दैट इज अ फंगाई, और आपको पता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रश लाइक इसके कोनिडिया होते हैं। जब वक्त गुजरता चला जाता है तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अब न्यूट्रिएंट्स कम होते चले जाते हैं। दिस पर्टिकुलर पेनिसिलियम, इट इज गोइंग टू फेस सम स्ट्रेस एट दैट मोमेंट, एट दैट वेरी पॉइंट दिस पर्टिकुलर पेनिसिलियम बिगिन टू रिलीज अ एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड एज अ पेनिसिलिन, राइट। फिर हम मूव करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की, तो उसके लिए भी हम लोगों को इसी किस्म के प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। हमारा मकसद यही है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की एंटीबॉडीज आए जो एक स्पेसिफिक किस्म के एंटीजन को बॉडी में से वाइप ऑफ करने के काम आ जाए। नेक्स्ट वी वांट टू सी द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन इज नथिंग अदर देन अ इम्यूनोसप्रेसेंट। आप देखेंगे कि कोई भी पेशेंट जो आपके पास जिंदगी में इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगा और खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को उसका कोई ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, मे बी इन द टर्म्स ऑफ लिवर, मे बी इन द टर्म्स ऑफ पैंक्रियास, मे बी इन द टर्म्स ऑफ लिवर फॉर एग्जांपल, मे बी इन द टर्म्स ऑफ द किडनीज, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। नाउ डेफिनेटली we have a donor and we have a recipient, although we are going to make a cross match protein profile of donor and protein profile of the recipients. We are doing our best to have the best match of the donor and recipient, but still two organisms cannot alike, एक जैसे नहीं हो सकते। जब एक जैसे नहीं होंगे तो there is a chance that there will be a fight between the foreign antigen and the antibodies produced by the recipient body. तो जब ये दो चीजें आपस में लड़ती हैं, फाइट करती हैं, तो उसके रिजल्ट में टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। हमारे डोनर का दिया हुआ किडनी और हमारे रेसिपिएंट का इतना बड़ा ऑपरेशन फेल हो सकता है। तो उस वक्त हम लोग किसी खास पीरियड के लिए ऑर्गेनिज्म को मींस रेसिपिएंट को हम क्या लगाते हैं, ये वाली मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लोस्पोरिन। दिस पर्टिकुलर साइक्लोस्पोरिन is immunosuppressant. It will ensure कि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की टिश्यू रिजेक्शन ना हो, और उस वक्त जो चीज हमारी हेल्प कर रही है इट इज अ फंगस, एंड दैट वेरी फंगस इज कॉल्ड एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. This particular fungus is going to make this particular cyclosporin that is going to help the recipient to avoid tissue rejection. Another very important, particularly in developed countries and even now in Pakistan, where the situation is not that good,
we are not that active. We love to have sedative life. We don't want to go into the gyms, we don't want to have exercise, and as a result, caloric intake is definitely getting higher day by day, and in result what will happen, cholesterol level will definitely increase. अब अगर हम उस पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से कम करना चाहते हैं तो इसके दो वेज हो सकते हैं. एक तो ये है कि हम आप लोगों की न्यूट्रिशनल हैबिट को चेंज करें, जो कि नहीं हो सकती, राइट. हम आप लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करें कि आप जिम जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो नहीं हो सकता हमारी कौम के साथ. तो फिर क्या बचता है? फिर बचता ये है कि हम आपको खाने को भी दें और आपको आपकी एक्सरसाइज की हैबिट भी डेवलप करें. तो हम आपको हार्ट अटैक से बचाने के लिए लेवेस्टाटिन्स लगा देते हैं. These particular levastatins, they are basically manufactured by Monococcus purpureus. इस पर्टिकुलर यू कैन से फंगस की प्रॉपर्टी ये है कि ये हमें एक एंजाइम, एक इनहिबिटर बना के देती है, एंड दैट वाई इनहिबिटर इज गोइंग टू इनहिबिट एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. इट मींस कि अगर अब ये वाला पर्सन फूड भी खा रहा है और सेडेटिव लाइफस्टाइल के ऊपर भी जा रहा है, लेकिन उसका वो एंजाइम जिसने कोलेस्ट्रॉल बनवाना था वो इनहिबिट हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा. तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो सारे एथेरोस्क्लेरोसिस और उसके बाद डेफिनेट बात है डेपोजिशन कोलेस्ट्रॉल हमारे पास से नहीं होंगे, और हम इस पर्टिकुलर पेशेंट को कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन से बचा के हार्ट अटैक से भी बचा सकते हैं और जिंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. तो ये वो कुछ बातें थी, सारी नहीं, अभी बहुत कुछ है. Remember my dear students, there is never a full stop in the knowledge. There is always a semicolon. और उस सेमीकोलन के बाद इरा आप लोगों के लिए ओपन है कि आप ऐसी और बहुत से डिस्कवरीज करें जो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं. हमेशा की तरह इसी दुआ पे लेक्चर का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि आपके पास अल्लाह ताला कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसी काम करवा ले जो इंसानियत के काम आए. इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त. आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़.